नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। और बुलेटिन का आगाज करेंगे उस अहम खबर के साथ, उस अहम वीडियो के साथ जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। नोएडा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। सेक्टर 53 से इंस्टाग्राम पर हुए मामूली विवाद ने हिंसा का ऐसा रूप लिया जो किसी गैंगवार से कम नहीं था। युवक का नाम सौरभ यादव बताया जा रहा है और युवक के साथ जो यहां पर तस्वीरें सामने आई उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। अब हम आपको 3 अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस घटना की। इन तीनों तस्वीरों को देखकर के आप अंदाजा लगाइए कि बर्बरता किस हद तक गई। पहले सौरभ यादव को पीटा गया, उसके बाद थार गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई और फिर जब वो घायल हो गया बुरी तरीके से, उसके बाद उस पर ईंटों की बौछार हुई। ये सारी वारदात कैमरे में कैद हो गई। आरोप है कि एक ट्रांसपोर्टर के बेटों ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरे हमले को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया की नफरत अब सड़कों पर खून बनकर के बहेगी। जी, कल हम एक मौका है उस पे हम गए थे। हमारे एक दोस्त का फ्रेंड आया, हमारे एक कॉल आया था फ्रेंड का कि आप यहाँ पे सेक्टर 53 में आ जाइए, मेरे साथ कुछ लोग बदतमीजी कर रहे हैं। तो मैं मेरा छोटा भाई हम दोनों अकेले वहां पहुंचे। तो वहां पे कुछ लोग, इनके टूर एंड ट्रेवल्स के काम चल रहे हैं, इनके 2 नंबर के काम चलते हैं जी। इनका क्या है, नोएडा में माफियागिरी, इनपे फायरिंग वगैरह, इनका ये सब काम है, इनका उगाई हुआ काम है। इन्होंने हम पे पहले भी वो झूठा मुकदमा लिखवाया था, बट वो उसमें कोई हमारे खिलाफ ना कोई सबूत, ना कोई मेडिकल, ना कुछ लड़ाई, ना झगड़ा, तो इसलिए केस खारिज कर दिया गया था। उसके बाद हम वहां पहुंचे, इन्होंने देखा, इनसे कहना अच्छा ये वो लोग हैं। उन्होंने हम पे सीधा लट डंडों से, चाकू से, ब्लेड से मेरे पूरा नेक कटा पड़ा है मेरा, हाथ गर्दन से ब्लेड से कट वट मारा। और मेरे पे गाड़ी थार 2 बार गाड़ी चढ़ाई है। और जी उसके बाद मेरे जब मैं नाली में गिर गया टक्कर खाने के बाद गाड़ी से, उसके बाद मेरे सर पे डंडे और ईंटों से मेरे साथ बहुत बार 20 से 22 बार मेरे सर पे ईंट और डंडे मारे गए हैं। दिनांक 2 जून 2025 को थाना 24 के अंतर्गत सेक्टर 53 के पास में 2 पक्षों में मारपीट हुई। साथ ही एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर थार गाड़ी से टक्कर मारने का भी वीडियो वायरल हुआ। उपरोक्त जांच के क्रम में स्पष्ट हुआ कि इंस्टाग्राम पे कमेंटबाजी को लेकर दोनों पक्षों के मध्य में लड़ाई झगड़ा हुआ है। दोनों पक्ष पूर्व से परिचित हैं। घायलों का मेडिकल कराया गया है। साथ ही 3 टीम थाना क्षेत्र में गठित की गई है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को और सख्ती से लागू किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है, जिनमें एक पुलिस कांस्टेबल, एक स्कूल शिक्षक और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का एक जूनियर असिस्टेंट शामिल है। इन तीनों पर कथित तौर पर आतंकी संगठनों से संबंध रखने और देशवासियों के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। एलजी कार्यालय की तरफ से साफ किया गया है कि जो भी सरकारी सिस्टम में रहते हुए आतंक के एजेंडे को बढ़ावा देंगे उसके खिलाफ यही कार्रवाई होगी। ये संदेश साफ है, जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी अब सिर्फ योग्यता पर नहीं, राष्ट्रभक्ति की कसौटी पर भी कसी जाएगी। तो देश की सैन्य रणनीति के सबसे बड़े चेहरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आतंकवाद पर बेहद सख्त और साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि इस विशेष युद्ध की शुरुआत पहलगाम आतंकी हमले से हुई। क्या आतंकवाद कोई तर्कसंगत युद्ध है? क्योंकि इसका कोई डिफाइन लॉजिकल नहीं है, ये महज भारत को खून बहाने की साजिश है। जनरल चौहान ने 1965 की उस धमकी को भी याद दिलाया जब पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ 1000 साल के युद्ध की घोषणा की थी। उन्होंने साफ किया, हमारे विरोधी ने भारत को 1000 घाव देकर तोड़ने की नीति बनाई है, लेकिन भारत अब पहले जैसा नहीं है। सीडीएस का यह बयान उस वक्त आया जब देश फिर से एक आतंकी हमले से झटका खा चुका है और अब पूरा सिस्टम जवाबी तैयारी में है। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब सियासी घमासान और भी तेज हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस ऑपरेशन पर सवाल उठाते हुए एक बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि क्या आपने सिंदूर का मजाक बनते नहीं देखा? ये क्या है, एक राष्ट्र एक पति योजना?
सीएम मान के इस बयान से एक तरफ जहां बीजेपी पर हमला बोला गया, वहीं दूसरी तरफ देश भर में महिलाओं से जुड़े प्रतीकों के राजनीतिक इस्तेमाल पर भी बहस छिड़ गई है। अब इस बयान के बाद दिल्ली से लेकर पंजाब तक सियासत और गरमाने की पूरी संभावना है। तो वही पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुई घटनाओं की श्रृंखला अब सीधे संसद तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज साफ तौर पर कहा है कि 16 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को एक साझा चिट्ठी भेजी है, जिसमें संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। हुड्डा ने दो टूक कहा है कि इस हमले के बाद कांग्रेस और पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, लेकिन अब जब अमेरिका की ओर से युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है और भारत की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक स्तर पर भी कई घटनाएं घट चुकी हैं, तो जरूरी है कि संसद की ताकत का भी इस्तेमाल हो। विपक्ष चाहता है कि संसद में बैठकर सेना को धन्यवाद दिया जाए और साथ ही सरकार ये भी बताए कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए और उनमें कितनी सफलता मिली। दीपेंद्र हुड्डा का ये भी कहना था कि जब सरकार विदेश राजधानियों में अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकती है, तो फिर देश की संसद में क्यों नहीं। जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ साथी सांसद तृणमूल कांग्रेस से डेरेक भाई ने कहा कि 16 राजनीतिक दलों ने एक अपने सभी लीडर्स के माध्यम से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम लिखी है। संयुक्त रूप से एक मांग उठाई है कि एक स्पेशल सेशन संसद का तुरंत बुलाया जाए। जैसा कि आपने देखा, जब देश पे ये आक्रमण हुआ पहलगाम में, तो कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने पूर्ण रूप से देश के सशस्त्र बलों को अपना समर्थन और देश की सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया। तो वहीं दिल्ली से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने आज एक बार फिर संसद का विशेष सत्र बुलाने की अनिवार्यता पर जोर दिया है। यादव ने कहा है कि सरकार पूरी दुनिया को अपने रुख से अवगत करवा रही है, लेकिन संसद और देश की जनता को इस महत्वपूर्ण मसले पर अंधेरे में रखा जा रहा है। उन्होंने खास तौर पर यह चिंता जताई कि इस विवाद में एक भी ऐसा देश नहीं था जो खुले तौर पर भारत का समर्थन कर पाया हो। यादव ने इसे कूटनीतिक स्तर पर विफलता करार दिया है और सवाल उठाया कि इतने सालों के प्रधानमंत्री के विदेश दौरों का आखिर परिणाम क्या रहा। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। संभल जिले की पुलिस लाइन बहजोई में मंगलवार को एक अहम परेड और वार्षिक निरीक्षण का आयोजन हुआ। मुरादाबाद परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक मुनिराज ने पुलिस लाइन पहुंचकर परेड की सलामी ली और टर्न आउट की जांच की। इसके बाद डीआईजी मुनिराज ने एसपी कृष्ण कुमार के साथ पूरी पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। शास्त्री नगर स्टोर रूम, भोजनालय, कैंटीन, डायल 112 कार्यालय से लेकर पुलिस बैरकों तक का जायजा लिया गया। उन्होंने शास्त्रों से रखरखाव, अभिलेखों की जांच और साफ सफाई पर विशेष जोर दिया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। डीआईजी ने खुद भोजनालय में भोजन की गुणवत्ता चेक की और सुधार की सलाह दी। निरीक्षण के बाद डीआईजी मुनिराज ने जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। इसी के साथ ही उन्होंने पुलिस पेंशनर्स की समस्याएं भी सुनी और त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। चलिए रुक करेंगे बरेली की ओर, जहां पर खनन माफिया इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि अब आम लोगों की जिंदगी भी दांव पर लग चुकी है। ताजा मामला भमौरा थाना क्षेत्र के दलपतिपुर रोड का है, जहां एक अनियंत्रित खनन ट्रैक्टर ने दूसरी ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें सवार लोग शादी समारोह के लिए भात भरने जा रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
गौर करने वाली बात यह है कि जिस ट्रैक्टर से टक्कर मारी गई उस पर नंबर प्लेट तक नहीं थी। हादसे के बाद खनन माफिया ट्रैक्टर समेत फरार हो गए और सबसे शर्मनाक बात यह कि थाना प्रभारी ने अब तक इस मामले में कोई रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की है। अब सवाल यही है कि क्या खनन माफिया की बेलगाम रफ्तार को रोकने वाला कोई नहीं और क्या आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं बची? ये सिर्फ हादसा नहीं, प्रशासन की चुप्पी पर सवाल है। तो वही महोबा से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। चरखारी कोतवाली क्षेत्र के रिवई गांव के पास तेज रफ्तार ऑल्टो कार ने एक बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि बाइक खाई में जा गिरी और पति पत्नी के साथ 3 साल का मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर देख तीनों को महोबा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक बार फिर सवाल वही, तेज रफ्तार का जिम्मेदार आखिरकार कौन और कब थमेगी ये बेलगाम रफ्तार जो हर दिन किसी न किसी परिवार को उजाड़ रही है। तो वही अमरोहा से इस वक्त हम एक बेहद ही दर्दनाक खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रामअवतार सिंह के घर मातम पसरा हुआ है। उनके इकलौते बेटे अश्विनी उर्फ आशु ने सोमवार देर रात खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना अमरोहा नगर के आवास विकास कॉलोनी की है, जहां रात करीब 10:30 पर पूरा परिवार घर से बाहर था। अश्विनी ने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। घर लौटी बहन अलका ने जैसे ही नजारा देखा चीखें गूंज उठी। खून से लथपथ भाई को देख वो बदहवास हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो वहीं लखीमपुर खीरी के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर में आज आस्था का अद्भुतपूर्व नजारा देखने को मिला। ज्येष्ठ माह के चौथे मंगलवार को लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान बालाजी के दर्शन के लिए मंदिर का रुख किया। सुबह 4 बजे तक ही 15,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके थे और मंदिर परिसर से लेकर आसपास की सड़कों तक 3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी रही। श्रद्धालु घंटों इंतजार में खड़े रहे, लेकिन उनके चेहरों पर थकान नहीं, सिर्फ भक्ति का उजास था। भीड़ की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए खुद लखीमपुर के पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने मोर्चा संभाला। सुरक्षा के मद्देनजर 2 गाड़ियां पीएसी की ओर 20 थाने की फोर्स को तैनात किया गया। थाना शारदा नगर प्रभारी ब्रजेश मौर्य ने बताया कि 4 अलग अलग रास्तों से दर्शनार्थियों की लाइन बनाई गई है ताकि ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन में कोई रुकावट न आए। बालाजी मंदिर पर आज का दिन सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि अनुशासन और व्यवस्था का भी प्रतीक बन गया है, जहां भक्तों की श्रद्धा और प्रशासन की तत्परता दोनों ने मिलकर एक मिसाल पेश की है। तो वहीं अलीगढ़ के बरौठ गांव में एक बार फिर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटना सामने आई है, जहां दबंगों ने स्कॉर्पियो कार से फायरिंग शुरू कर दी। पुराने विवाद को लेकर दबाव बनाने की कोशिश ने जब युवक ने समझौते से मना किया तो आरोपियों ने उस पर गोली चला दी। इस घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। पुलिस मामले की गंभीरता को समझते हुए दबंगों की तलाश में जुट गई है। इलाके में दहशत का माहौल कायम है। वहीं पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर चुकी है। आगे की रिपोर्ट में इस मामले की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बताते हुए चले कि इस पूरे मामले को लेकर के अभी कोई भी कड़ी स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो वहीं महोबा में सोमवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। देश भर के ठगी पीड़ित निवेशक एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर के प्रदर्शन किया। इन सभी की मांग थी बर्ड्स एक्ट 2019 को पूरी तरह से लागू किया जाए ताकि उन्हें उनकी मेहनत की कमाई वापस मिल सके। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संसद से पारित कानून सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया है। लाखों परिवार मानसिक तनाव में है, लेकिन न सरकार जाग रही है न ही प्रशासन। धरने में भुगतान करो या सत्ता छोड़ो जैसे नारों ने साफ कर दिया है कि अब पीड़ित परिवार सिर्फ आश्वासन नहीं, एक्शन चाहते हैं। मेरा नाम संदीप कुमार है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन से जिला अध्यक्ष हूँ महोबा। आज का ज्ञापन हमने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के नाम और महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिया है जिलाधिकारी के माध्यम से। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना न सुनिश्चित करने के
2019 में ये कानून वक्फ एक्ट 2019 का प्रॉब्लम ये है हम लोगों की कि हम लोग अनेकों प्रार्थना पत्र दे चुके हैं शासन को। शासन स्तर पे हमारी कार्रवाई अभी तक सुनिश्चित नहीं की जा रही है। ठगी पीड़ित परिवार से हम लोग सभी हैं और हम लोगों ने जो पैसा जमा किया हुआ है कंपनी में। मेरा नाम संदीप कुमार। भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। पाकिस्तान जो वर्षों से आतंक का गढ़ बन चुका है, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब हो रहा है। हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जहां सैन्य और सुरक्षा स्तर पर त्वरित कार्रवाई की, वहीं कूटनीतिक स्तर पर भी एक बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने सर्वदलीय सांसदों के साथ डेलीगेशन गठित किए, जिन्हें दुनिया के प्रमुख देशों में भेजा गया। इन डेलीगेशन का मकसद है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देशों को भारत की पीड़ा से अवगत कराना। भारत का यह कदम दर्शाता है कि वो न केवल नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, बल्कि आतंक के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। देखिए आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस निर्णायक कूटनीतिक लड़ाई पर हमारी ये रिपोर्ट। पिछले कुछ दशकों में पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र बिंदु बन चुका है। वहां की जमीन का इस्तेमाल बार बार भारत और अन्य देशों में आतंक फैलाने के लिए किया जा रहा है। जैश ए मोहम्मद से लेकर लश्कर ए तैयबा, इन जैसे आतंकी संगठनों को पाकिस्तान की जमीन पर संरक्षण मिलता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कई बार ये बात सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान आतंकवाद को राज्य प्रायोजित रूप में बढ़ावा दे रहा है। भारत अब इस पर चुप नहीं बैठेगा। हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत ने निर्णायक कार्रवाई का रास्ता अपनाया। सुरक्षा बलों ने घाटी में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किए और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की मुहिम छेड़ दी। इसके साथ ही भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी मजबूत कदम उठाए हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी रणनीति बनाई है। भारत सरकार ने सर्वदलीय सांसदों की 7 डेलीगेशन टीमों का गठन किया है। इनमें 59 सांसद हैं। इन 7 डेलीगेशन को अलग अलग देशों में भेजा गया ताकि भारत का पक्ष मजबूती से रखा जा सके। इन डेलीगेशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के स्थायी और अस्थायी सदस्य देशों को भारत की स्थिति और पाकिस्तान की भूमिका से अवगत कराया जा सके। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, इन जैसे बड़े देशों के साथ साथ जर्मनी, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे प्रभावशाली देशों का भी समर्थन जुटाना इन टीमों की प्राथमिकता है। दुनिया को ये 5 बड़े संदेश 59 सांसद देंगे। सबसे पहला, इसमें बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकी गुटों और उनके ढांचों के खिलाफ था। आतंकी अड्डों को नपी तुली कार्रवाई में निशाना बनाया गया। पाक सेना ने इसे खुद के खिलाफ हमला माना और पलटवार किया। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात, सांसद कुछ सबूत लेकर जा रहे हैं जिनमें वो बताएंगे कि पहलगाम हमले में पाक समर्थित आतंकी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ की भूमिका थी। इससे पहले कुछ हमलों का भी पूरा चिट्ठा सांसद ले जा रहे हैं। तीसरी बड़ी बात, भारत ने सैन्य कार्रवाई में भी जिम्मेदारी और संयम का परिचय दिया। ये सुनिश्चित किया कि पाक के किसी निर्दोष नागरिक की जान ना जाए। चौथी बड़ी बात, सांसद इन देशों से आतंकवाद के खिलाफ खुलकर के आवाज उठाने और इससे निपटने के लिए सहयोग और समर्थन भी मांगेंगे। अपील करेंगे कि भारत पाक के विवाद को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के तौर पर देखे। और पांचवी बड़ी बात, ये बताएंगे कि पाक के खिलाफ भारत ने अपना बदला हुआ दृष्टिकोण
उजागर किया है। भारत सीमा पार से पैदा होने वाले खतरे को लेकर उदासीन रहने के बजाय प्रोएक्टिव रवैया अपनाएगा और आतंकी हमलावरों को पहले ही निष्क्रिय करेगा। इसी क्रम में बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपने पहले गंतव्य बहरीन पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, AIM सांसद असुद्दीन ओवैसी, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू, बीजेपी सांसद फंगनन कौन्याक और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया का भी दौरा करेगा। वहीं जापान में भारतीय समुदाय के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बातचीत के दौरान भारत के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हमारा संकल्प आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को समाप्त करने का है। 1947 में 2 रास्ते थे। पहले रास्ते में हमने तय किया कि हम सब मिलकर रहेंगे। किसी और ने सिर्फ धर्म के नाम पर देश बनाया। कुछ सालों में यह साबित हो गया कि धर्म के नाम पर देश नहीं बना सकते। बांग्लादेश बना, जिसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमने जो रास्ता चुना है वही विश्व का रास्ता है, विश्व शांति का रास्ता है। बाकी सभी प्रतिनिधि अलग अलग देशों के दौरे पर हैं और भारत की नीति को वैश्विक समुदाय के सामने रखने का काम कर रहे हैं। भारत ने सभी लोकतांत्रिक और मानवतावादी देशों से अपील की है कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जाए। आतंकवाद किसी देश की सीमा में बंधा नहीं होता, इसका प्रभाव वैश्विक होता है। अगर आज एक देश चुप रहता है तो कल वो खुद इसका शिकार बन सकता है। भारत की ये पहल आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक गठबंधन के निर्माण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत की ये रणनीति केवल पाकिस्तान को घेरने की नहीं, बल्कि दुनिया को ये समझाने के लिए है कि आतंकवाद को पनाह देने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि वैश्विक समुदाय सिर्फ निंदा करने से आगे बढ़े और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाए। भारत की पहल इसी दिशा में एक सशक्त प्रयास है। यदि दुनिया आज एकजुट होती है तो कल इस एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण भविष्य की संभावना को लेकर के आगे बढ़ने की ओर एक महत्व। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।